हाय, आप सभी को प्रणाम और बोले विभा में आप सबका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। मैं विभा रानी और आज आपके सामने मैं एक अपनी घटना लेकर के आ रही हूँ जो जेल से संबंधित है। लेकिन इसके पहले अगर अभी तक आपने हमारा चैनल नहीं सब्सक्राइब किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और बाय मी अ कॉफ़ी के लिंक पर जा करके आप मेरे लिए कम से कम एक कॉफ़ी और ज़्यादा से ज़्यादा आपकी जितनी मर्जी, जितनी श्रद्धा, उतनी कॉफ़ी लेकर के आप हमें सपोर्ट कर सकते हैं। तो आइए हम सीधे सीधे बात शुरू करते हैं। बात उन दिनों की है जब मैं मुंबई और पुणे की जेलों में जा कर के वर्कशॉप्स और अलग अलग कार्यक्रम आयोजित किया करती थी। उसी समय एक पेंटिंग वर्कशॉप के दरमियान मैं पुणे के यरवदा जेल गई थी और जहाँ की यह घटना है। इसका शीर्षक का नाम दिया है मैंने, चींटी की भी औकात है। हत्या के समय हम हत्यारे को देखते हैं, हत्या के पीछे के सामाजिक, पारिवारिक, वैयक्तिक, वैचारिक कारणों को नहीं देखते, खासकर अगर हत्या के मामले में आरोपी या अभियुक्त महिला है। कथा की नायिका सरिता देवी हो या फूलन देवी या कोई और, आप देखेंगे आमतौर पर महिलाएं बहुत मजबूरी में हथियार उठाती हैं। वे पेशेवर कातिल नहीं होती। मैं यहाँ हत्या को ना तो जस्टिफाई कर रही हूँ ना ग्लोरीफाई कर रही हूँ। मुझे ये लगता है कि हत्या किए जाने जैसी स्थितियों और उनके पीछे के कारणों पर बातें होना बेहद ज़रूरी है। कुछ दिन पहले मैंने अपनी एक छोटी सी पोस्ट फेसबुक पर साझा की थी जिसका मजमून यह है कि पुणे के यरवडा जेल में जब मैं वर्कशॉप कर रही थी, उम्र कैद की सज़ा काट रही एक महिला बंदी ने कहा कि हाँ, मैंने अपने पति का कत्ल किया है, अपने प्रेमी के साथ मिलकर। मुझे या हम दोनों को इसका कोई मलाल नहीं है, केवल ये पूछिए कि मैं कत्ल के लिए मजबूर कैसे हुई। लगभग सभी की उत्सुकता इस पूरी कहानी को जानने की थी, तो आइए उस पर बात करते हैं। 34-35 साल की वो महिला थी, छरहरी, चंचल, मुस्कान की मिठास से भरपूर, गिलहरी जैसी फुर्तीली और खूब सक्रिय। उस बार हम पेंटिंग वर्कशॉप के लिए गए थे। कई डॉन महबूबाएं भी वहाँ मिली थीं। उन महबूबाओं के नाम मुझे याद नहीं, और याद भी होते तो मैं बताती नहीं। उसी तरीके से इस महिला का नाम भी नहीं बताऊंगी, बस सुविधा के लिए 34-35 साल की इस महिला का नाम सरिता रख देते हैं। सरिता महाराष्ट्र के किसी गांव से थी। जेल में लगभग सभी मराठी में ही बात करते थे। वह भी आपस में मराठी भाषियों से मराठी में बात करती और मुझसे हिंदी में। सरिता से मेरी कोई पहचान नहीं थी। जैसा कि आमतौर पर होता है, कार्यक्रम करने के लिए बंदियों को बुलाया जाता, वे सब आते, कुछ मन से कुछ बेमन से बैठ जाते, काम भी कुछ मन से कुछ बेमन से करते। हम लोगों को एक खुले बरामदे में बैठाया गया था। बरामदा कह लीजिए या एक खुला हॉल। ऊपर शेड था, कमर भर की बाउंड्री और उसके ऊपर ग्रिल। ठाणे सेंट्रल जेल में भी यही व्यवस्था थी, जहां हमने ढेर सारे वर्कशॉप किए थे। यह हॉल उसकी तुलना में काफ़ी छोटा था। हम लोग लिटरली हाथ में, सभी के हाथों में ड्राइंग पेपर, ब्रश, पेंसिल आदि पकड़ा रहे थे, लेकिन वहाँ बैठी महिलाओं में से किसी को जैसे कोई रुचि ही नहीं थी। तभी सरिता आई। सभी को लताड़ते हुए वह एक एक कर सभी को बैठाने लगी। जो लौट कर जा रही थी उन सबको भी पुकारा, किसी को ताई कहकर तो किसी को गाली देकर। वह जहाँ वहाँ पर जैसे मेरी कैनवासिंग कर रही थी। सरिता के आह्वान या डांट या गाली के असर से वापस जा रही महिला बंदी सब भी लौट आई। सरिता फिर सभी से मुखातिब हुई, किसी से हिंदी में, किसी से मराठी में। देखो, सभी ठीक से करना, दीदी जैसा कहें वैसा। फिर माहौल को थोड़ा हल्का करती बोली, अरे कोई परीक्षा देनी है क्या? मन बहलाने के लिए है ना, जैसे जो आता है चित्र खींच। स्कूल गई थी ना, स्कूल में ड्राइंग निकाला था ना, वैसा ही निकालने का। सरिता की बात के असर में धीरे धीरे सभी अपने अपने दिल दिमाग से अपने अपने स्कूल पहुंचते गए। सरिता के काम में भी उसी के स्वभाव जैसी उत्फुल्लता थी। वह अपनी चित्रकारी के साथ खुद ही बात करने लगी थी। मेरा लाइफ भी ऐसा ही था मैडम, एटलीस्ट मैं ऐसा ही चाहती थी। वो बातचीत में धड़ल्ले से अंग्रेजी का प्रयोग कर रही थी, केवल शब्द ही नहीं, पूरे पूरे वाक्य और पैराग्राफ भी। उसकी बातचीत और हाव भाव ने मुझे उससे बात करने को प्रेरित किया। मैं पूछ बैठी, यहाँ कब से हो? 7 साल हो गए। कन्विक्शन हो गया है? हुआ ना मैडम,
क्या? लाइफ इम्प्रिजनमेंट? क्यों? 302? क्या किया था? सरिता हंसने लगी। आओ मैडम, आपको माहिती नहीं कि धारा 302 क्या होता है? मालूम है, लेकिन किसका? क्यों? अपने आदमी का मैडम। आदमी से बढ़कर कुत्ता, कमीना और हैवान कोई नहीं होता, खासकर जब वह आपका मर्द बनता है, माने आपका हस्बैंड। तो इसके लिए किसी की जान ले लोगी? लूंगी ना मैडम। मैडम, एक मूंगी माने चींटी भी अपनी जान बचाने के लिए सामने वाले को नहीं छोड़ती है। मैं तो इंसान हूँ। लेकिन क्या है ना कि लोग हम लोगों को, हम औरतों को, ऐसे लोग इंसान समझते कहाँ हैं। उनको तो पूरा लाइसेंस मिल जाता है अक्खा दुनिया का मिला हुआ सारा नरक हमारे ऊपर धकेलने का। बता सकोगी क्या हुआ था? हो ना मैडम, मेरा लाइफ तो खुला बुक है मैडम। मैं किसी से कुछ नहीं छुपाया और न ही अपना बचाव के लिए वकील एडवोकेट किया। क्या किया फिर? पुलिस को जाकर बोला कि मैं उसको मारी। मैं ही नहीं, वो आदमी जिससे मैं प्रेम करती थी उसके साथ मिलकर के उसको मारी। कैसे तो बाद में पूछूंगी, क्यों ऐसा किया यह सबसे पहले बताओगी तो मुझे समझने में आसानी होगी। सुनो मैडम, मैं पढ़ी लिखी थी, बीए पास है मैं। पढ़ने का बहुत शौक था। मेरे पिताजी मुझे मेरे पढ़ाने के फेवर में थे, मुझे बहुत प्यार करते थे। लेकिन पिताजी ने मेरा लगन कर दिया, यही सोच कर और बोल कर कि तू तो वहाँ भी पढ़ सकती है, यहाँ ज़्यादा पढ़ लेगी तो शादी में मुश्किल गिरेगा। फिर बाबा के पास ज़्यादा पैसा भी नहीं था। धरो कि हम लोगों के घर से जो जितना जल्दी उठेगा ना, धरो उसका भाखरी से घर को फुर्सत मिलेगा, उतना पीठ माने आटा बचेगा। लेकिन लड़की लोग बाप के घर में जो सुख भोगती है ना, वही सुख उसके हिस्से का बचा रह जाता है। यहाँ आकर एक पल में मैं बाबा की लाड़की बेटी से अक्खा टाइम एक पैर पर खड़े होकर के काम करने वाली मेड बन गई। वो भी चल ठीक है, घर में आई तो घर का काम किया, लेकिन मानस को तो मानस समझने का ना मैडम। मेरे घर में खाने को कमी था, बाबा का पास पैसा का कमी था, पर मानस को मानस समझने में कोई कमी नहीं था। आपको लगेगा कि मैं आजोबा आजी माने दादा दादी का ज़माना का बात बोल रही, लेकिन नहीं, ये मेरे साथ हो रहा था, आज की पढ़ी लिखी लड़की के साथ। पढ़ाई लिखाई तो सोचने का भी नहीं था, दिन भर काम और फकत काम। खाने को उतना भी नहीं जितना बाबा के घर में मेरे को मिलता था। और रात में आदमी का हैवानियत, उसका हैवानियत का स्टोरी सुनकर हैवान का आंख में भी आंसू आ जाएगा मैडम। मुझे कहीं आने जाने नहीं देने का, घर में किसी को आने जाने नहीं देने का, चल वो भी ठीक है। लेकिन वो तो इतना कमीना था कि मेरा बाबा जो मुझसे कभी कभी मिलने आता था उसको भी मेरे साथ जोड़ करके गाली पड़ता था। मेरा देवता जैसा बाबा। कोई दिन ऐसा नहीं जब मैं रोती नहीं थी अपना तकदीर पर। इस बीच मेरे पड़ोस का ही एक आदमी से पता नहीं कैसा तो मेरा जान पहचान हो गया। पूरे घर के व्यवहार से मेरा तन मन जो टूट रहा था उस पर जैसे वो मलहम लगाता था। मेरे को नहीं पता कि कैसा हम लोग एक दूसरे के करीब आ गए। तो इसके लिए तलाक ले लेती, छोड़ देती उसको, मारना क्यों जरूरी था? वो भी नहीं करने दे रहा था ना मैडम। और इधर इशक और मुशक तो छुपाए नहीं छुपते ना मैडम। तुम्हारी भाषा इतनी अच्छी कैसे है? संदर्भ छोड़कर मैं उसकी साहित्यिक भाषा पर फिदा होने लगी थी। मैडम, मेरे को लिटरेचर का बहुत शौक था। मेरे मोहल्ले में वाचनालय था, मैं वहाँ अखबार पढ़ती थी, स्कूल से किताब लेती थी, मैं भी कविता लिखने लगी थी मैडम। सरिता को कोई दिक्कत नहीं हुई, न फोटो खिंचवाने से न बाइट देने से। वो प्रेस और मीडिया से बोल रही थी, हाँ मैंने मर्डर किया है अपने हस्बैंड का, मुझे उसको मारने का कोई गिल्ट नहीं है, मुझे उम्र कैद की सज़ा मिली है, मैं यहाँ अपनी सज़ा काट रही हूँ। बाकी मेरे बिहेवियर के बारे में आपको यहाँ के लोग बताएंगे, मैं बुरी औरत नहीं हूँ। फिर आपने अपने पति का खून क्यों किया? कोई पूछ रहा था। खूनी औरत माने बुरी औरत। सभी में अफरा तफरी मची हुई थी। सरिता अचानक सेलिब्रिटी हो गई थी, सभी उसे कवर करना चाह रहे थे और वह बड़ी शांति और बड़े आराम से सभी के प्रश्नों के जवाब दे रही थी।
सरिता का उत्साह कम होने का नाम नहीं ले रहा था। इस बीच वो जेल और उसके कर्मियों के फेवर में भी बहुत कुछ बोल रही थी। ये जेल बहुत अच्छी है, यहाँ के साहब लोग बहुत अच्छे हैं। इतना सुकून और प्यार मुझे अपने घर मिला होता तो मैं किस लिए किसी का खून करती और क्यों जेल जैसी जगह पे आती। उसके बाद हम लोग एक बार और गए यरवदा जेल के महिला बैरक में। उस समय हमारी वह अधूरी छूटी हुई कहानी पूरी हुई। सरिता बोली, मेरा आदमी पहले तो मारपीट करता ही था, रात में वो इतना वहशी हो जाता था कि, और उसकी वहशियाना हरकत सुनकर मुझे होल आने लगी। सरिता बोली, मैं रोती रहती थी। सास ससुर आंख बंद करके पड़े रहते थे। सुबह उठकर रात की सारी तकलीफ भुलाकर मुझे घर के काम में लग जाना होता था। दिन रात की तकलीफ से मैं बीमार पड़ गई, लेकिन मुझे कोई एक टैबलेट तक लाकर नहीं देता था। किसी को मेरी परवाह नहीं थी, लेकिन सभी को सब कुछ समय से और टकाटक चाहिए था। बाबूजी बीच बीच में आते रहते थे। मैं उनके साथ भी अपनी बात नहीं कह पाती थी, लेकिन मेरी शक्ल देखकर बाबूजी को लग गया था कि यहाँ कुछ गड़बड़ है। एक बार मेरे आदमी ने उस आदमी को मेरे साथ बात करते देख लिया। उसने मुझे इतना मारा कि 3 दिन तक मैं बिस्तर से उठ नहीं सकी। मेरे बाबूजी को बुलाया गया। उनकी भी खूब बेइज्जती की गई। बाबूजी बोले, चल तू चल मेरे साथ। मैं चली गई, लेकिन अब मुझे अपने पति से नफरत और उस आदमी से मोहब्बत हो गई थी। मैं उसको मिस करने लगी थी। मेरा मन बाबूजी के घर पर नहीं लगता था। एक दिन वो आदमी यहाँ भी आ गया, बाबूजी के घर। बाबूजी बोले, देख, तुम दोनों को लगन करना है तो बोल, मैं करवा देता है। हम दोनों राजी हो गए। उधर सास को अब सारा काम करना पड़ता था। मेरे मर्द को भी मेरे साथ हैवानियत की आदत पड़ गई थी। एक दिन वह आया और इस शर्त पर ले गया कि मैं उस आदमी से कोई संबंध नहीं रखूंगी। मैंने भी सोचा कि हाँ सही है, मैं कौन सा अपना मन से उसके पास गई थी। वो तो हालात हमको लेके गया। कसम के नाम पर चल खत्म कर दूंगी उस आदमी से अपने रिलेशन। अगर ये सुधर गया तो चलते हैं। और मैं आ गई अपनी ससुराल फिर से अपने मर्द के साथ। 2-4 दिन तो ठीक रहा, लेकिन वापस अपनी औकात पर आ गया। अब वो मुझे मारता भी और उस आदमी को लेकर ताने भी देता। फिर मुझसे बोलता, बोल, तेरे यार ने तेरे संग कौन कौन सा आसन किया था। न बताने पर बुरी तरह से पिटाई करता था। मैडम, हम दोनों ने एक दूसरे से प्यार किया था। हम लोग तो मुश्किल से 2-4 बार एक साथ हुए थे मैडम, पर वहाँ पर केवल प्रेम था, वासना नहीं। मैं उसके जबड़े से छूटना चाहती थी, लेकिन वो छोड़ने को तैयार नहीं था। मैंने सास ससुर से भी कहा, लेकिन वे सब कुछ बेटे पर डालकर चुप रह जाते। पानी सर से गुजरता जा रहा था। बाबूजी आते तो वो सब खुद से हमारी खूब शिकायत करते। एक दिन मेरा मर्द उनसे बोल पड़ा, इतना काय को ले जाने को करता है, बेटी को अपने साथ सुलाना है तो बोल। देवा रे देवा, देवता जैसा मेरा बाबा, क्या बीता होगा उन पर। वे तो उसी समय चले गए उठकर। रात में मेरे मर्द ने फिर से मेरी कुटाई की। हर बार मारता और बोलता, साली कुतिया, बाप को भी नहीं छोड़ती है। अब मेरे लिए यह अब बस हो चुका था। मैं मन में बोली, ऐसा आदमी को जीने का कोई हक नहीं। आज मैं निकलेगी तो ये कल कोई दूसरी बाई को घर में ला करके बिठाएगा, उसके साथ भी यही सब करेगा। मेरा तो खैर था कि मेरे को कोई बच्चा नहीं हुआ था। कल को जब वो दूसरी बाई को लाएगा, उसका बाल बच्चा होएगा, उन सबको कैसा माहौल, कैसी परवरिश, कैसी शिक्षा मिलेगी। देखो मैडम, जब शरीर का कोई अंग खराब हो जाता है तो डॉक्टर लोग क्या बोलता है, उसको काट के फेंक देने का, उसको अपना आंग पर लेकर नहीं रखने का। मेरे आंग का भी ये अंग खराब हो गया था। मैंने उस आदमी को बोला कि देख, मैं तेरे को इसमें शामिल नहीं करेगी। तू भला मानस है, किसी से भी लगन कर लेगा। मेरे को भरोसा है कि तू उसको अच्छे से रखेगा, लेकिन मैं इस आदमी को जिंदा नहीं छोड़ेगी। भले मुझे फांसी हो जाए, वैसा भी अब जी करके मैं क्या करेगी। आदमी नहीं माना, बोला,
तेरे साथ ही जीने और मरने की सौगंध खाई है। तू जेल जाएगी तो मैं भी जाऊंगा, तू फांसी पे चढ़ेगी तो अपन भी साथ साथ चढ़ेगा। तो वो आदमी यही है ना मैडम, इसी जेल में आदमी लोग का बैरक में भेंट होती है नहीं, मगर एक दूसरे के हाल का पता रहता है। कैसे? इतना नहीं पूछने का मैडम, सरिता जोर से हंसी थी। उस आदमी की चर्चा से उसके चेहरे पर एक सलज्ज मुस्कान आ गई थी। मैंने पूछा, आगे? सरिता बोली, एक दिन रात में जब वो सो रहा था, हम दोनों ने मिलकर पहले उसको बेहोश किया, फिर हंसिया से उसको काट डाला। डर नहीं लगा? खून देखकर अजीब नहीं लगा? नहीं मैडम, लगा जैसा देवी माँ को बलि चढ़ा रहे थे। वैसे भी हम औरत के बॉडी से हर माह इतना खून तो बहता ही है ना मैडम। मेरा मर्द शांत हो गया। हम दोनों ने उसकी बॉडी वहीं रहने दी, फिर नहाए, कपड़े बदले, साथ में बैठ के सोचा बेचारा, ये तय था कि हम लोग भाग नहीं पाएंगे, भागेंगे भी तो पकड़े जाएंगे। इससे अच्छा है कि पुलिस में खुद ही खुद को दे दो। और फिर हम लोगों ने वही किया। बाबा आए। पहली बार मैंने बाबा का सर ऊंचा देखा। बोले, छान के लिए तुम्हें? मैं करने को सोच रहा था जब वो बाबा को उसका बात याद आ गया जो मेरे को लगा कर बोला था। वे जैसे ओज भरे स्वर में बोल रहे थे, तूने कर दिया, अब तेरा सारा जिम्मेवारी मेरा। बाबा मेरे हर पेशी पर आता, लेकिन कुछ कर नहीं पाया, क्योंकि मैंने खुद को ही बचाने का कोई ट्राई किया ही नहीं। पहला दिन से आखिरी दिन तक यही बोलती रही, मैंने अपने मर्द को मारा है, मैंने अपने मर्द को मारा है। मुकदमा चला, हम दोनों को उम्र कैद हो गई। मैडम 7 साल तो निकल गए। यहाँ हम दोनों का रिकॉर्ड बहुत अच्छा है, न किसी से मारपीट, न गाली गुप्ता, बस अपने काम से काम रखना और सो जाना। इसलिए हम लोग की सजा के भी दिन कम हो रहे हैं। जल्दी हम यहाँ से छूट जाएंगे। कहाँ जाओगी? आज इतनी बड़ी धरती है ना मैडम, कहीं भी चले जाएंगे। बाबा ने कहा है कि हम उनके साथ रहेंगे। उन्होंने अपनी प्रॉपर्टी का मेरा हिस्सा निकाल कर मेरे नाम कर दिया है। आज बाबा आने वाले हैं, आएंगे। मेरे को अपने बाबा पर नाज है। केवल एक ही धक्का लगा मैडम, कि अगर वो मेरा ब्याह इतनी जल्दी नहीं करते तो मैं भी कुछ बन जाती, कुछ काम धंधा करती। लेकिन अभी भी देर नहीं हुई है मैडम। मैं यहीं से एमए कर रही हूँ, पीएचडी करूँगी। मुझे पढ़ने का बहुत शौक़ है मैडम। आगे क्या करूँगी पता नहीं, लेकिन इतना पढ़ लिख करके कुछ न कुछ तो करूँगी। मेरा ये आदमी भी निकल आया रहेगा, हम दोनों साथ साथ रहेंगे। वो बहुत भला मानस है। सोचो ना मैडम, दूसरे की एक औरत के लिए अपनी ज़िंदगी का स्वाहा कर लिया। ऐसा मर्द मुझे मिला रहता तो आज मैं यहाँ पर नहीं रहती ना। मैडम, ये आदमी लोग अपना आदमीगिरी कभी ख़त्म करेगा? मुझे आदमियों का पता नहीं। नहीं नहीं, आदमियों का पता है। जेल में ही कई आदमियों से साक्षात्कार हुए, दफ़ा 302 वाले भी थे। उन सब के बारे में फिर कभी बताऊंगी। लेकिन सोशल मीडिया पर और उसके आ जाने के बाद क्या हो रहा है आजकल कि हम लोग तुरंत फुरंत, कहीं कोई घटना हुई नहीं कि अपने अपने विचार देने लगते हैं। विचार दे तो भी ठीक है, हम लोग अपना जजमेंट देने लगते हैं। तो जजमेंटल मत बनिए भाई साहब। केवल एक बार ज़रूर सोचिए, वो भी किसी औरत के लिए, किसी लड़की के लिए, कि वह हत्या या कत्ल करने के लिए मजबूर क्यों होती है। आप सब या समाज मजबूरी की चादर देना उसे बंद कर दीजिए और कत्ल करना बंद कर दीजिए। और बस आज इतना ही। जेल की दास्तान फिर बीच बीच में कभी कभी चलती रहेगी, जैसे जैसे मैं लिखती रहूँगी, जैसे जैसे मुझे याद आता रहेगा। लेकिन अगर आपके पास भी इस तरह की कोई घटना है, सच्ची घटना, जहाँ आपने उस घटना का साक्षात्कार किया है या आपको उसके बारे में पता है, तो आप हमें लिख करके कमेंट बॉक्स में भेज सकते हैं। और मेरे लिए अगर वह उचित हुआ, मेरे मन माफिक हुआ, तो मैं उसे आपके नाम के साथ पढ़ करके उसे ज़रूर सुनाऊंगी। तो बस आज हम यहीं पे रुकते हैं। अगली बार फिर कभी हम मिलेंगे किसी और रचना के साथ, किसी और चीज़ के साथ। तब तक हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार। लेकिन चलते चलते एक बात,
अपना ख्याल रखिएगा, क्योंकि आप हैं तो हम हैं। प्रणाम, नमस्कार।